स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आर एन फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आई थिंक यू हैव गेस्ड इट राइट, एंड दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ग्राफिकल क्वेश्चंस व्हिच अपीयर इन योर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल इस तरीके से डिस्कस करूँ कि आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम जेई एडवांस लेवल तक कवर हो जाए। और मैं यहाँ पे इस तरह से आपको समझाऊंगा ये ग्राफ्स, ताकि आपको पूरा मजा आ जाए कि ग्राफ्स को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे चीजों को ग्राफिकली सोचा जाता है। चलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द सेकंड वीडियो इन योर ग्राफ सीरीज, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हिच इज आल्सो नोन एज वीटी ग्राफ्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। चलिए शुरू किया जाता है आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो मैं आपको पहले समझाने जा रहा हूँ, दैट इज अगेन दिस इज अ 2D ग्राफ। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, ये भी 2D होता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पोजीशन टाइम पिछला वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप चेक कर लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां पे आपको मिल जाएगा ग्राफ्स का वीडियो। जो लेटेस्ट वीडियो है वही ग्राफ्स का वीडियो मैंने दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज ऑल्सो 2D ग्राफ। ओके, आई विल ऑल्सो डिस्कस विथ यू सम क्वेश्चंस। पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस लूंगा इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो ये भी 2D होता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस हम लोग कंसीडर करेंगे। 3D ग्राफ्स अभी के लिए आपके लिए नहीं है। तो चलिए 2D ग्राफ्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अभी डिस्कस किया जाता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज दैट हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स क्यों पढ़ेंगे। कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। मतलब व्हाई आर वी स्टडीइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी शुड नो दैट। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को 4 चीजें मिलती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोगों को मिलता है। दैट इज व्हाई वी कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। बिल्कुल कैसे मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ से क्या मिलता है, हम लोग को यहाँ से मिल जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। ओके, हम लोग यहाँ से एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग यहाँ से एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज acceleration. Also we can find out instantaneous acceleration. हम लोगों को instantaneous acceleration ये भी हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है। तो ये 4 चीजें हम लोगों को मिलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से। तो ये चीज अगर आपने समझ लिया है अच्छी तरीके से, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल फॉर यू। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि कैसे हम लोग निकालते हैं इस चीज को, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये 4 चीजें हम लोग को इस ग्राफ से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हम लोगों के फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी आपके सामने कुछ केसेस डिस्कस करूंगा। इसमें भी कुछ वैरायटीज होते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कैसा ग्राफ होता है। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। दैट इज एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, वेरी सिंपल, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये हो गया हम लोग का एवरेज एक्सीलरेशन, द टोटल वेलोसिटी बाय द टोटल टाइम, and this is the difference. If you can also say v2 minus v1, that is why I have written delta v. v2 minus v1 को भी delta v लिख सकते हैं। Now instantaneous acceleration, ये हम लोग कैसे निकालते थे ये भी आप लोगों को पता होगा। किसी भी इंस्टेंट में अगर आपको कहूँ टाइम t पे अगर आप निकालिए उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, तो आप लिख सकते हैं dv by dt। ये तो चीजें हम लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को मैंने ये रिकॉल करा दिया है तो चलिए हम लोग एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछला क्वेश्चन टाइम ग्राफ में क्या हुआ था आपके साथ कि ds by dt मैंने कहा था that gives us the slope, और स्लोप का वैल्यू क्या होता था, वेलोसिटी ds by dt। यहाँ पे भी सेम आपको दिख रहा है
dv/dt है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसका वैल्यू हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। चलिए देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग को कहां से मिलता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स अस द एक्सेलरेशन। यहां से मैंने आपको बता दिया। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं देखा, आप जाकर देख लीजिए। वहां पे मैंने आपको कहा था ds/dt इज इक्वल टू द वेलोसिटी, स्लोप था वो भी उस ग्राफ का। तो यहाँ पे dv/dt किसी भी इंस्टेंट पे जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट विल गिव अस द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको ये कहा है यहाँ पे कि कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। व्हाट इज दैट, सपोज ये s वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने वेक्टर साइन दिया। s वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। वो हम लोग को कैसे मिलेगा ग्राफ से, दैट वी विल गेट एज v dt। इंटीग्रेशन क्यों लगा, क्योंकि दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी है, डिस्क्रीट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज किया है। अभी आप देख सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब गया है कोई बॉडी, उसके बीच में इंटीग्रेशन वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट वी विल गेट एज द एरिया। किसी भी ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया, हम लोग किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो एरिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो हम लोग को देता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे डिस्टेंस। चलिए देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ये भी काफी आसान है। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं आप डिस्टेंस भी कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वी विल गेट द डिस्टेंस समथिंग लाइक दिस। सपोज किसी भी बॉडी में कोई एक ग्राफ है, ओके, उस ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा, नेगेटिव वैल्यू भी आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का जो समेशन है टोटल, दैट गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। कैसे, मैं आपको मैग्नीट्यूड लिखा देता हूँ यहाँ पे। सो डिस्टेंस वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। जब डिस्टेंस होगा तब हो जाएगा ये कुछ इस तरह, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मींस डिस्टेंस विल बी गिवन बाय the sum of the magnitude of positive and negative areas under the VT graph. Sum of the positive and negative areas. VT ग्राफ के अंडर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज है उन दोनों का जो समेशन होगा मैग्नीट्यूड का, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज। ये mag.n मैंने मैग्नीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरियाज। ओके, ये आप लोगों के पास आ गया, ये आप लोगों को क्लियर हो गया चार चीजें कैसे निकाले जाते हैं ग्राफ से। अब हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करेंगे डिफरेंट कंडीशंस। ओके, डिफरेंट कंडीशंस को भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए डिफरेंट सिचुएशंस में ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मजेदार तरीके से, और आपको पूरी तरीके से इसमें मजा आ जाएगा ग्राफ को पढ़ने में। इसके बाद हम लोग जब ग्राफ का सीरीज खत्म कर चुके होंगे, आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस some problems related to other types of graphs in a different problem practice video. There I will try to upload some problems related to graphs. चलिए देखते हैं। पहला जो डिफरेंट केसेस में पहला जो केस आ जाता है, that is when particle is moving with constant velocity. चलिए देखते हैं। constant velocity, okay, constant velocity, this is VL, that is velocity, okay, constant velocity की वजह से मूव कर रहा है। चलिए let us use the black ink now to draw the graph. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में टाइम इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि पिछले डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने डिस्कस किया था, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, velocity is increasing along the positive y axis. Okay,
दिस इज द ओरिजिन। इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, इसका बात का मतलब क्या है? दैट मींस द एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट है जीरो। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है दैट मींस dv by dt टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर dv by dt इज इक्वल टू जीरो है देन आई कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। dv by dt ये जो वैल्यू है dv by dt दैट मस्ट बी जीरो, तब मैं कह सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। देन आई कैन से दैट एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो है मतलब क्या? ग्राफ का स्लोप जीरो होना चाहिए। देन आई कैन से दैट दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका ग्राफ, बिल्कुल टाइम के साथ पैरेलल, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। टाइम 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है 2 सेकंड पे भी वही है, 3 सेकंड पे भी वही है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट केस। ये तो पहला केस काफी आसान था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस क्या होता है। सो द नेक्स्ट केस ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट कॉमा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये a is acceleration, I am writing over here a, okay, it is clear in the video। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। दो केस होता है, कांस्टेंट और नेगेटिव, कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो पहले हम लोग कांस्टेंट और पॉजिटिव डिस्कस कर रहे हैं। एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप जरा गेस करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद गेस कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए आपने सही गेस किया या फिर गलत गेस किया। और अगर सही किया तो वेरी गुड, इफ यू हैव डन इट रॉन्ग देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर। ओके, चलिए देखते हैं। इस पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी है u, ओके, किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी है u। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट और पॉजिटिव एक्सीलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, देन आई कैन से दैट द स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव। दैट मींस tan थीटा जो भी एंगल है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी एक्यूट एंगल। अगर tan ऑफ थीटा इज पॉजिटिव देन आई कैन से थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा का वैल्यू अगर कोई एक्यूट एंगल है देन आई कैन से tan ऑफ दैट एंगल इज पॉजिटिव वैल्यू। दैट मींस कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह से ग्राफ है देन आई कैन से दिस अल्फा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ओके, दिस एंगल इज अल्फा, ये जो एंगल है दैट इज अल्फा। देन आई कैन से दैट दिस वैल्यू ऑफ tan इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल और tan ऑफ एनी एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्लोप मिल गया पॉजिटिव। देन आई कैन से दिस इज द ग्राफ फॉर दिस वैल्यू। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। चलिए नेक्स्ट केस में हम लोग चलते हैं। सो द नेक्स्ट केस आई विल ड्रॉ फ्रॉम हियर ओनली। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट केस में। सो द नेक्स्ट केस इज जस्ट द अपोजिट, द थर्ड केस, दैट इज द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बट द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, मींस रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे बॉडी स्लो डाउन कर रहा है। सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होना चाहिए। The cap is become very tight. I'm sorry for that. So this is the value u, ये किसी इंस्टेंट पे x, ये वेलोसिटी है किसी एक इंस्टेंट पे। ओके, सो इफ आई टेल दैट अगर थीटा एंगल पॉजिटिव है तब एक्सेलरेशन tan ऑफ थीटा इज पॉजिटिव। सो इफ tan ऑफ थीटा हैज टू बी नेगेटिव, मतलब स्लोप को नेगेटिव होना चाहिए तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन है, सो tan ऑफ थीटा मस्ट बी नेगेटिव। अगर tan ऑफ थीटा को नेगेटिव वैल्यू बनाना है तब tan का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम लोग को लाना है देन इट इज वेरी इजी। ऐसा ही सेम केस हम लोगों ने डिस्कस किया था पोजीशन टाइम ग्राफ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह से ही ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। ओके, दिस मे नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, प्लीज बेयर विद दैट, बट दिस मस्ट बी द ग्राफ। This is an obtuse angle. You can see that this is an obtuse angle. Okay.
तो ये हो जाएगा हम लोग का ग्राफ थर्ड केस में, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी आसान है, बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम दिमाग में विजुअलाइज करके समझिएगा चीज़ों को, तब फिजिक्स आपको काफ़ी आसान लगेगा, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट फॉर विजुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ केस। चलिए फोर्थ केस भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। चलिए, ओके, नाउ द फोर्थ केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर एंड दैट इज फोर्थ केस हम लोग का क्या है। चलिए, पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन जब इंक्रीज कर रहा है, आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए हर एक केस के लिए जो ग्राफ है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं उस केस में ग्राफ क्या होगा। एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब पिछला जो टाइम है, सपोज टाइम 1 सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन इंक्रीज अगर कर रहा है, मतलब क्या, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। मतलब जो एंगल है, एंगल पिछला केस में जो था उससे बड़ा होना चाहिए सेकेंड केस में। इफ आई टेल दैट अ पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, व्हाट डज दैट मीन? मतलब यह है कि 1 सेकेंड पे, इंस्टेंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन जो होगा उससे छोटा होगा। मतलब जो स्लोप है, दैट इज द एंगल इन 1 सेकेंड मस्ट बी लेस देन द एंगल एट 5 सेकेंड, द स्लोप। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। जैसा मैंने आपको कहा, अब वीडियो को पॉज करके गेस करने की कोशिश कीजिए क्या वैल्यू आएगा, और मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसा वैल्यू आता है। उसके बाद आप प्ले करके देखिए कि आपने सही गेस किया कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अगर स्लोप वेरी कर रहा है तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द एंगल मस्ट इंक्रीज। अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, पैराबोला टाइप का हो जाएगा ग्राफ। द ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस, इस तरह का होना चाहिए आपका ग्राफ। तो अगर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे एंगल सपोज है θ1, ओके, यहाँ पे है θ1 एंगल, और इस पॉइंट पे जो एंगल है दैट इज θ2। इस पॉइंट पे θ1 है, इस पॉइंट पे θ2 है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट पे θ1 है और ऊपर वाले पॉइंट में θ2 है, देन आई कैन से दैट दिस इज सपोज T1 एंड दिस इज सपोज T2। आप T1 को कुछ भी मान सकते हैं, 2 सेकेंड्स मान लीजिए, और T2 को मान लीजिए 4 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड में जो था उससे 4 सेकेंड में जो एंगल है दैट इज ग्रेटर। वी आर एज्यूमिंग दिस, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू नहीं एंगल का, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं θ1 का जो वैल्यू है θ1, so I can say that the slope is less than that. Let me rub it first. If θ2 is greater than θ1, then I can say that tan θ2 is greater than tan θ1। ये हम लोग मान सकते हैं यहाँ से। अगर ये हम लोग मान रहे हैं, then I can say that acceleration at the second point, that is A2, is greater than A1. That means acceleration is increasing। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। आपके लिए आई थिंक काफ़ी क्लियर है, काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छे से समझा है तो आप इसको भी समझ जाएंगे। मैं जितना हो सके उतना बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी बेसिक फॉर यू। चलिए इसके बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। मैं स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इफ आई ट्राई टू बी वेरी फास्ट इन दिस वीडियो, इफ आई ट्राई टू प्रोसीड वेरी फास्ट and I do not give time in these concepts, then your basics will not be clear, and in physics if your basics are not clear, then you will suffer in your chapters which are ahead in your syllabus. You will suffer in your upcoming chapters, so you must try to understand these things very carefully, क्योंकि ग्राफ्स आपका थर्मोडायनामिक्स में भी आपका ग्राफ्स काफ़ी काम आता है। फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमिना है जहाँ पे ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना हो, लेकिन दूसरे तरीके के ग्राफ्स को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ग्राफ्स को कैसे अप्रोच किया जाता है वो समझना होगा। वो समझने के लिए आपको ये वीडियोस अच्छी तरीके से समझने पड़ेंगे। तो चलिए फोर्थ केस वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ केस, द ऑपोजिट, दैट इज
एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, मतलब 4 सेकेंड पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज लेस देन द एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स। पिछला टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन बड़ा है नेक्स्ट टाइम से। चलिए देखते हैं। तो उसमें ग्राफ आई थिंक इट विल बिकम इनवर्स लाइक दिस ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्यों मैंने इस तरह का ग्राफ क्यों मैंने इस तरीके का ड्रॉ किया। चलिए देखते हैं। आप किसी पॉइंट पे ड्रॉ कीजिए टेंजेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एंगल θ1। अब आप इस पॉइंट पे ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट पे मैंने एरो देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, दैट इज θ2। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल इन द स्क्रीन। ओके, इट इज θ2 and this is θ1, the first one. This θ1, the first one is θ1 and the second one is θ2. Okay, this is θ2. Now I can say that θ1 जो पहला वाला एंगल है that is greater than θ2. Then I can say that tan θ1 is greater than tan θ2. Then I can say that alpha a1 that is the acceleration at the previous point is greater than the acceleration at the second point. आप देख सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से प्रूव कर दिया कि acceleration is decreasing in this graph. So these are the 5 types of graphs which we will encounter in your velocity time graph chapter, the velocity time graph part. So these are the 5 types of cases. यही 5 cases important है जो आपको समझने, और भी काफी केसेस हो सकते हैं, अनगिनत केसेस हो सकते हैं। तो आपको जो बेसिक जो चीजें हैं, these are the 5 things. If these 5 cases are cleared, then you can make any graph out of these 5 cases. Using these 5 cases, combining them, you can form any type of graphs. चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर डिस्कस कर लेंगे अगर हम लोग अभी, तो हम लोग का कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके देखते हैं। ये आप लोगों का यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने करवा दिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। I think you have noted down these things in your copies and you have followed me till the end. Now I will try to discuss some questions. चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। So now we discuss some problems. Let us discuss the first problem. This is the first problem. Okay? चलिए देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है this is time is increasing along the positive x-axis and this is velocity is increasing along the positive y-axis. This is the origin, जैसा मैंने डिस्कस किया है अभी तक। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके, ये नेगेटिव y-axis है। Now what I am trying to discuss over here is that यहाँ पे सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट ए से कोई बॉडी मूव करना शुरू किया है। Okay. Let me draw the graph once again. I have to draw it because this is not perfect enough. I'm sorry for the noise. And also one thing, if some external noises come from outside, so sorry for that. I cannot help that. Those noises may come from the roads outside. So please try to bear with that and listen to the video carefully. तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका ए से बी पॉइंट तक कोई बॉडी मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ओके, ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट नीचे है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है कोई बॉडी। उसके बाद क्या है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये एकदम ओरिजिन के साथ चल रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ओरिजिन के साथ चल रहा है, ये वाला जो लाइन है। अगेन फ्रॉम सी द बॉडी स्टार्टिंग एंड अगेन गोइंग अप टू बी। ओके, तो ये एक पार्टिकल का मूवमेंट है। एक पार्टिकल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक पार्टिकल पहले ए पॉइंट से मूव करके कुछ इस तरह से बी तक जाता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है, उसके बाद फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक इस तरह से जाता है। तो अभी आपको कहा गया है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल यूजिंग द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको इस्तेमाल करके आप कोशिश कीजिए डिस्क्राइब करने का। ये तीनों केसेस है, ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी। ये तीनों पोजीशंस में, ये तीनों केसेस में ये जो ग्राफ है इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए देखते हैं कैसे होता है।
तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, दैट इज ए टू बी। तो ए से बी तक ग्राफ क्या दिख रहा है आपको, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ए से बी तक आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हम लोग को दिख रहा है ए से बी तक अबव द ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ऊपर है, पॉजिटिव एक्सिस में है, दैट मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ओके, बट वन थिंग, ये जो एंगल है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एंगल है, ये मैंने यहाँ पे ब्लू इंक से एंगल ड्रॉ किया, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब क्या है, अभी मैंने आपको पढ़ा है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, द स्लोप is negative, so the acceleration is negative. So if the velocity is positive and the acceleration is negative, then I can say that the body is slowing down. That means A से B तक body जो है, body is slowing down. मतलब क्या हो रहा है, बॉडी धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है, बॉडी इज स्लोइंग डाउन ए से बी तक। तो ये आप लोगों को पता चल गया यहाँ से। उसके बाद क्या हो रहा है, B से C तक क्या हो रहा है आप देखने की कोशिश कीजिए। B से C तक वेलोसिटी जीरो बन गया, ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट फ्रॉम B टू C, जीरो पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी जीरो है, कांस्टेंट। दैट मींस द स्लोप इज जीरो, इफ द स्लोप इज जीरो देन द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, सो द बॉडी इज स्टेशनरी, बॉडी स्टेशनरी बन गया है, बॉडी जीरो पे आ चुका है, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। सो B टू C में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, acceleration is also zero. So I can say B to C में क्या हो रहा है, at rest, the body is at rest from B to C, B to C में body rest पे है। अभी C से D, चलिए पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। अभी चलिए देखते हैं, now what is happening, the velocity is negative, वेलोसिटी नेगेटिव बन चुका है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये वेलोसिटी बन चुका है नेगेटिव। Now the body is the particle is moving in the negative direction, but the acceleration over here is again negative. Acceleration is also negative. If the velocity is negative and the acceleration is also negative, then I can say that ये जो body है इसका speed increase कर रहा है, the body is moving faster। अब बॉडी क्या कर रहा है, धीरे धीरे तेज भागना शुरू कर रहा है। मतलब क्या, पहले वेलोसिटी ऐसा था, बॉडी स्लो करते करते जीरो पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, कुछ देर रेस्ट पे रहा, उसके बाद फिर से मूव करना चालू किया, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या था, बॉडी इज स्पीडिंग अप, बॉडी का वेलोसिटी जो है बढ़ते जा रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। दैट मीन्स द बॉडी इज स्पीडिंग अप, द बॉडी, या फिर आप पार्टिकल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, द बॉडी, द पार्टिकल, एनीथिंग is speeding up, the body is speeding up. Okay, तो ये हो गया आपके तीनों केसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं द सेकंड क्वेश्चन। Okay, so let us move on to the second question. The second question is over here. ये आपके सामने रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक और ग्राफ दिया हुआ है और वहां पे चलिए ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। This is B, this is T. Okay, यहाँ पे क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। It has been said that a body is moving, एक कार मूव कर रहा है, एक स्कूटर मूव कर रहा है। This is the origin, this is a car. Okay, जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ किया that is for the car. Now let us make another. Let us use another ink. Now let us use the red ink. Suppose, और जो red ink मैंने ड्रॉ किया है, let us suppose this is a scooter. Okay, let us suppose this is a bike. Let us suppose this is a bike. This is a bike and this is a car. Okay,
नाउ वी विल से दैट ये जो बाइक है इसने 30 वेलोसिटी से मूवमेंट चालू किया है और जो कार है इसने 0 से चालू किया था अपना वेलोसिटी. नाउ देयर इज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 15 सेकंड्स का पॉइंट, दिस मार्क, और यार दिस इज 15 वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकंड. और एक कार का जो लाइन है दिस वन over here, let us suppose this is 60 meter per second and no, let us suppose that is 45. It has been said as 45 not 60. It should be 45. Let us suppose this is 45 and this is 60 mark. My lines may not be straight but please try to bear with that. That is 60 meter per second mark. Okay, the velocity is given in meter per second. I think it is clear. और टाइम जो है दैट इज गिवन इन सेकेंड्स. आई थिंक इट इज क्लियर. अगेन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज बेयर विद दैट बिकॉज आई हैव टू मेक द कंसेप्ट्स क्लियर फॉर यू. आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा. फिजिक्स में जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं बनेंगे. चलिए देखते हैं फिर 5 सेकेंड 10 सेकेंड एंड 30. ओके, सो इफ दिस इज द 30 सेकेंड्स मार्क देन आई कैन से यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड जहाँ पे हो रहा है दैट इज 5 सेकेंड्स. यहाँ पे 30 दिस लाइन दिस इज 10 दिस 45 मार्क 45 का जो मार्क है दैट क्रॉसेस विथ 15 सेकेंड्स एंड योर 60 मार्क क्रॉसेस विथ 20 then 25 then 30. So 45 crosses with 20. Okay. दिस इज 20 और ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऐसे एक्सटेंड होते जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे ये लाइन भी क्या है, दिस इज अगेन ओवर हियर. तो दिस इज योर ग्राफ. आई थिंक जितना हो सके उतना मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया अच्छी तरीके से. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द कार एंड द बाइक इन 15 सेकेंड्स. पहला जो पार्ट है वो ये कहता है कि फाइंड आउट डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय कार एंड द बाइक इन 15 सेकेंड्स. 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ने और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाइक ने. चलिए निकालने की कोशिश करते हैं. काफ़ी आसान है, चलिए देखते हैं क्या होता है. द वीडियो इज बिकमिंग वेरी लेंथी, आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल. सो इस क्वेश्चन के बाद ही हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे. और भी क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है. आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ग्राफ क्वेश्चंस ओनली after I finish all the topics of your graphs. So this is the last question for this video. चलिए अच्छे से देखते हैं. डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा है कार और बाइक. The distance traveled by the car and the bike in 15 seconds. So distance is traveled by the car. पहले हम लोग कार के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. चलिए देखते हैं क्या होता है. So the distance traveled by the car जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है that is given as the area of the graph. Okay, जो ग्राफ का एरिया है वो है कार का डिस्टेंस, दैट इज द ट्रायंगल. We will get a right angle triangle. We will get a right angle triangle from over here. Okay, so let us suppose this is point A, this is point B. Okay, this is point C, this is point D. Okay, so the area of the right angle triangle OAC is the distance traveled by the car in 15 seconds. आप देखिए टाइम का जो 15 सेकेंड है वो कहाँ पे मीट कर रहा है 45 के साथ, आप देख सकते हैं. तो वहां से हम लोग ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC का जो एरिया है, लेट अस सपोज दिस इज C एंड दिस इज ओके CD. ट्राइंगल OAD का जो एरिया है वो हम लोग को मिल जाएगा. चलिए देखते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया कैसे होगा, हाफ इनटू बेस क्या है, बेस है 15, हाइट क्या है 45. सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर. काफी आसान है, आप यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं. That we will get as 337.5 meters. Okay, this will be our answer for the car.
नाउ लेट अस सपोज बाइक का क्या है वो भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइक दैट वी विल गेट यूजिंग दिस 15 seconds, that will be it will be a rectangle. So what will be the rectangle? The rectangle will be in 15 seconds. So this is the line, 15 seconds. Okay, let us suppose this is E. Okay, then we will get rectangle क्या है OD, suppose this is FE. Okay, ODFE, this will be the distance traveled by the bike. This is the rectangle that will give us the distance traveled by the bike. So ODEF, this is E and this is F. I think it is clear from here. ये F है, ये E है. तो रेक्टेंगल जो है ODEF, आप देख सकते हैं ODEF कौन सा रेक्टेंगल है. वहाँ का जो एरिया है दैट वी विल गेट एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइक. ओके, तो वहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा रेक्टेंगल का एरिया. कैसे निकालेंगे हम लोग? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो जो लेंथ है दैट इज 15 एंड द ब्रेड्थ दैट इज 30. 15 into 30, 30 is the breadth and the length is 15, so we will get 15 into 30. Okay, 450 meters. That is the distance traveled by the bike. Okay, so the difference होना चाहिए. डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. डिफरेंस जो कार ने ट्रैवल किया, जो बाइक में ट्रैवल किया 15 सेकंड्स में, उन डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वी हैव टू कैलकुलेट दैट. So the required difference will be 450 meters minus 337.5 meters. हम लोग को दिख रहा है यहाँ से. तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 112.5 से 0.5 आएगा. So 112.5. Yes, this will be the answer for your first part of the question. I think you have noted this down in your copy. चलिए मैं रब कर देता हूँ, वीडियो लेंदी हो रहा है, खत्म करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, चलिए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. काफी आसान है वो भी. मैं जैसे आपको समझाऊंगा आपको पता चल जाएगा कि कितना कंसेप्चुअल और कितना आसान है. चलिए सेकंड पार्ट. ओके, द सेकंड पार्ट इज दैट द डिस्टेंस ऑफ द कार एंड द बाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये क्वेश्चन पे कहा गया है कि जो बाइक है एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद कार को ओवरटेक कर लेता है. तो जिस इंस्टेंट पे ओवरटेक करता है, सो एट दैट इंस्टेंट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ कार एंड द बाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. द डिस्टेंस ऑफ द कार एंड द बाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट इंस्टेंट वेयर द बाइक ओवरटेक्स द कार. जब कार को बाइक ओवरटेक करा है उस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे. तो लेट अस सपोज दैट इंस्टेंट एज टी. उस इंस्टेंट को हम लोग टी टाइम मान लेते हैं. हम लोग को पता नहीं है कौन सा इंस्टेंट है. लेट अस सपोज दैट इज टी. ओके, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन टी टाइम दैट विल बी, कार के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कार के लिए हो जाएगा लेट अस सपोज दैट एज S1. ओके, कार का जो डिस्टेंस है वी आर सपोजिंग दैट एज S1. सो S1 क्या है? S1 हो जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 45 माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 45 इंटू t माइनस 15. दैट विल गिव अस द कार्स डिस्टेंस एंड द बाइक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी गिवन बाय S2 मान लेते हैं. बाइक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग S2 मान लेते हैं. तो हम लोग को मिल जाएगा 30t. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों का, कार का और बाइक का, दोनों का सेम होना चाहिए डिस्टेंस. क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि उस इंस्टेंट पे अगर एक दूसरे को ओवरटेक कर लेते हैं मतलब क्या, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस टाइम तक, उस इंस्टेंट तक. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर देंगे. और अगर हम लोग दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं यहाँ से तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, दोनों को इक्वेट करने के बाद हाफ इंटू 15 इंटू 45. According to the problem I can write like this, t minus 15, वो हम लोग लिख सकते हैं 30t. ओके, दिस स्टेटमेंट इज क्लियर. आई थिंक यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अप्रोच करेंगे which will give us t. हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा t का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करने की कोशिश करके देखिए.
कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलेगा 22.5 सेकेंड्स। 22.5 सेकेंड्स होगा आपका टी का वैल्यू, टाइम का वैल्यू एट दैट इंस्टेंट व्हेन द बाइक ओवरटेक्स द कार। ओके, अब ये कहा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आई कैन फाइंड आउट एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आउट बाय द कार और द बाइक आई कैन से एज बोथ। दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कार और बाइक, एंड बाइक नहीं कार और बाइक। क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे इक्वेट करके टाइम को निकाला है, तो दोनों डिस्टेंस को मैं इक्वल मान रहा हूँ यहाँ पे। सो आई कैन से दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार और द बाइक इन 22.5 सेकेंड्स इज, क्या हो जाएगा डिस्टेंस 30 इंटू टी। सो 30 इंटू 22.5 that will give us the distance. So the required distance that we'll get, that will be equal to, क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 675 मीटर्स। 675 मीटर्स आप कैलकुलेट करके देखिए, आपका यही वैल्यू आएगा 675 मीटर्स। आपका अगर यहाँ से वैल्यू आ जाता है, सो आई कैन से दैट 675, ओह सॉरी द पॉइंट, आई मिस्ड आउट द पॉइंट, 67.5 मीटर्स आपका आंसर होना चाहिए। आई विल सेपरेट, so 67.5 meters. So I can say that the bike overtakes the car at a distance of 67.5 meters. 67.5 meters के distance पे the bike overtakes the car. I can say that. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स एज पॉसिबल। मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स को पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल बना के आपके सामने रख दूँ और अच्छी तरीके से आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए, बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सम 2-3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर रिमेनिंग, सो आई विल कंप्लीट देम इन दिस ग्राफ सीरीज एंड देन आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। मैं प्रॉब्लम्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ ग्राफ्स के ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा इसी सीरीज में। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can be notified whenever I upload any new video. So till the time I upload any new video, stay tuned to the channel and bye students.